नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और आपके लिए खुशखबरी है क्योंकि हमने सामान्य हिंदी या फिर हिंदी व्याकरण के कुछ वीडियोस प्लान करे हैं जो कि यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में आपको रेगुलर यहां पर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आज इसके अंतर्गत पहला लेक्चर होने वाला है। इस सीरीज़ के बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जो ये हमारी पूरी सीरीज़ होने वाली है, एमसीक्यूज़ और पीवाईक्यूज़ की सीरीज़ होने वाले हैं। मतलब यहाँ पर एमसीक्यूज़ के माध्यम से हम आपको हिंदी जो ग्रामर है या फिर हिंदी व्याकरण है इसको कंप्लीट कराएंगे। इससे आपका एक अच्छा रिवीजन भी हो पाएगा और इस सीरीज़ के माध्यम से आप अपना आकलन भी कर पाएंगे कि यदि आपने सामान्य हिंदी पढ़ रखी है तो आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं। ठीक है, जो हमारी ये सीरीज़ रहेगी ये आपके हर एक एग्ज़ाम जिसमें भी सामान्य हिंदी पूछी जाती है उन सभी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगी। जैसे कि एसएससी जीडी, सब इंस्पेक्टर, पुलिस, पटवारी, ठीक है, स्टेट पीसीएस, रीट, स्टेट एग्ज़ाम, कोई भी टीचर का एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी XYZ एग्ज़ाम हो जिसमें भी हिंदी ग्रामर पूछी जाती है, तो हर एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये हमारी सीरीज़ होने वाली है और हर टॉपिक से यहाँ पर हम क्वेश्चन लेंगे। हर क्लास में हमारे लगभग 25 क्वेश्चन यहाँ पर हम लेंगे और इन 25 क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारा भी हिंदी व्याकरण या फिर हिंदी ग्रामर का कोर्स है, तो उसको भी आप अवेल कर सकते हैं जिसमें बहुत ही डिटेल में हमने हिंदी को पढ़ा रखा है। तो चलिए आज सीधे पहला लेक्चर है, हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपडेट देना चाहूँगा। हमारी डीएस एजुकेशन की लर्निंग एप्लीकेशन पर सामान्य हिंदी का फाउंडेशन कोर्स अपलोड हो चुका है या फिर अपडेट हो चुका है। तो वहाँ पर जाकर के आप हमारा जो कोर्स है इसको विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। वहाँ पर आपको डेमो वीडियोस भी मिल जाएंगे। जो ये हिंदी ग्रामर या फिर सामान्य हिंदी का फाउंडेशन कोर्स है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें भी सामान्य हिंदी पूछी जाती है। जैसे कि एसएससी जीडी, सब इंस्पेक्टर, पटवारी, स्टेट पीसीएस, रीट, स्टेट एग्ज़ाम, टीचर का एग्ज़ाम या फिर कोई अदर एग्ज़ाम हो जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है, तो हर एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हमने वहाँ पर फाउंडेशन को ध्यान में रख करके कंटेंट को कवर किया है। तो सारे लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे, बीच बीच में वहाँ पर मैं रिकॉर्डेड क्लासेस भी लेता हूँ। क्लास नोट्स, टेस्ट वगैरह हर एक चीज़ वहाँ पर आपको मिल जाती है। ठीक है, तो आप में से जो भी एस्पिरेंट्स इस सीरीज़ को फॉलो करेंगे तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए एक स्पेशल कूपन कोड दूंगा। ठीक है, आपको व्हाट्सअप करना होगा इस नंबर पर, मैं आपको एक स्पेशल कूपन कोड दूंगा और उस कूपन कोड से आपको मात्र 199 रुपीज़ का ये कोर्स मिलेगा। वैसे इसकी रेगुलर प्राइस 499 है और जब ऑफ़र में ये आता है तो आपको 299 रुपीज़ का मिलता है। लेकिन जो भी एस्पिरेंट्स हमारी सीरीज़ को फॉलो कर रहा है तो वो इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, मैं आपको एक कूपन कोड दूंगा और आपको ये जो कोर्स है मात्र 199 रुपीज़ में पड़ जाएगा। ओके, तो आप हमारा कोर्स देख सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए सीधे बिना देरी किए हुए पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर है? ठीक है, लास्ट के लेक्चर्स में हमने संयुक्त व्यंजन के बारे में डिस्कस किया था। ये संयुक्त स्वर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो तो यहाँ पर आपको ह्रस्व स्वर देखने को मिलेगा, ए भी ह्रस्व स्वर है और ऊ भी ह्रस्व स्वर यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो डी है ये क्या है? ये संयुक्त स्वर है। कैसा है? संयुक्त स्वर है। ठीक है, अब तक ये संयुक्त स्वर होते क्या हैं? ठीक है, जैसे कि आ और ई, ये आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं। ठीक है, तो ये ए कैसे बना है? आ और ई से मिलकर के बना है। ठीक है, इसी प्रकार आ और ए से मिलकर के आई बना हुआ है। ठीक है, आ और ए से मिलकर के क्या बना है? आई, जो कि हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, आ और ऊ से मिलकर के ओ बनता है। ठीक है, ओ बनता है। इसके अलावा आ और ओ से मिलकर के औ बनता है। ठीक है, तो ये चार जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इनको ही हम क्या बोलते हैं? इनको ही हम यहाँ पर बोलते हैं संयुक्त स्वर। क्या बोलते हैं इनको? हम संयुक्त स्वर बोलते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा आपने सुना होगा लघु स्वर होते हैं। ठीक है, लघु स्वर कौन कौन से होते हैं? तो लघु स्वर के अंतर्गत आप देखोगे आ हो गया, ठीक है, ई हो गया, ऊ हो गया, ऋषि हो गया, तो ये लघु स्वर के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा दीर्घ स्वर भी होते हैं। दीर्घ स्वर में कौन कौन से आते हैं? जैसे कि बड़ा आ हो गया, बड़ी ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया। ठीक है, इसके अलावा ए आई ओ औ, इनको भी आप दीर्घ स्वर के अंतर्गत रख सकते हो और संयुक्त स्वर के अंतर्गत भी इनको आप रख सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्वरों के बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं।
धन्यवाद में कौन सी संधि होगी? तो आपको पता ही होगा ये विसर्ग संधि का उदाहरण है ना। संधि 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और जहाँ पर विसर्ग हमें देखने को मिलेगा वहाँ पर विसर्ग संधि हमें देखने को मिलेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, है ना। आशीर्वाद, है ना, इस प्रकार से आशीर्वाद लिखते हैं तो आशी धन्यवाद आशीर्वाद, इस प्रकार से इसका ये सही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको मात्राओं की का ज्ञान होना चाहिए। कई जगह आपको ऐसा लिखा मिलेगा, है ना, आशीर्वाद, है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि सही इसको हम लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो आशीर्वाद इसका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मृगनयन का सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है ना। मृगनयन, अब इसका समास विग्रह करोगे तो इसका क्या होगा? मृग के समान नयन। ठीक है, या फिर मृग रूपी नयन, ऐसा भी बोल सकते हैं, मृग रूपी नयन। ठीक है, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा, मृग के समान नयन। अब इसमें समास कौन सा है ना, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता था कि मृग नयनी में कौन सा समास है या फिर मृग नयन में कौन सा समास है। ठीक है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा बच्चों? इसमें समास हो जाएगा कर्मधारय। ठीक है, कर्मधारय समास इसके अंतर्गत हो जाएगा। अब देखिए कर्मधारय समास क्या होता है, इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें 2 कंडीशन आपको याद रखना है, एक तो है जो, ठीक है, और एक होता है के समान। जहां पर ये 2 चीजें आपको दिख जाएं, मतलब विशेषण विशेष्य के संबंध में है जो आता है और उपमान उपमेय के संबंध में के समान आता है। जैसे कि कमल नयन, कमल के समान नयन, तो जहां पर के समान आ जाएगा तो वहां पर भी हम क्या बोलेंगे? कर्मधारय समान। ठीक है, इसके अलावा नील कमल, नीला है जो कमल, तो यहाँ पर भी है जो आ गया तो यहाँ पर भी कर्मधारय समास होगा। तो जहाँ पर है जो, के समान, रूपी, इस प्रकार के शब्द जहाँ पर प्रयोग होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है, आपको याद रखना है। बाकी यदि आपने मुझसे हिंदी पढ़ी हुई है तो बहुत अच्छे से मैंने ये सारी चीज़ें आपको डिटेल से पढ़ा रखी हैं। अगला देख लेते हैं, म्याऊं का ठोर पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका हो जाएगा ए, खतरे में पड़ना। ठीक है, म्याऊं का ठोर पकड़ना का मतलब क्या है? खतरे पर पड़ना। इसका वाक्य प्रयोग आप कैसे कर सकते हो? जैसे कि शहर के गुंडे से पंगा लेकर तुमने म्याऊं का ठोर पकड़ लिया, है ना, मतलब खतरे में पड़ गए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित शब्द में उपसर्ग लगाने से बनने वाले सही विकल्प को चुनना है। समधन अन्वय। ठीक है, समधन अन्वय, तो ये क्या है? यहाँ पर सम उपसर्ग लगा हुआ है तो इसका क्या होगा? समन्वय। समन्वय इसका बिल्कुल सही हो जाएगा और इसका डी आंसर होगा। क्या होगा? समन्वय। ठीक है, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? सम उपसर्ग लगा हुआ है, समधन अन्वय से ये बना हुआ है। उपसर्ग के बारे में आपको पता ही होगा, ऐसे शब्द जो किसी शब्द के पहले जुड़ करके उसका अर्थ बदल देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पोखर का तत्सम क्या है? पोखर। ठीक है, तो पोखर को हम क्या बोलते हैं? पुष्कर बोलते हैं, आपको याद रखना है। पोखर तद्भव है और पुष्कर इसका तत्सम हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर गोमल लिखा है तो इसको ये गोबर का तत्सम है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण का उदाहरण है। ठीक है, अब वर्णमाला यदि आपने अच्छे से पढ़ी है, ठीक है, तो आपने वर्णमाला में स्पर्शी व्यंजन पढ़े होंगे, है ना, स्पर्शी व्यंजन पढ़े होंगे। तो जहाँ पर भी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आ जाए और प्लस अंतस्थ व्यंजन आ जाए वहाँ पर हम क्या बोलते हैं? अल्प प्राण बोलते हैं, है ना। प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा, जैसे कि का वर्ग होता है ना, चा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है, ता वर्ग होता है और पा वर्ग होता है ना। तो इसका पहला वर्ण रहेगा, तीसरा वर्ण रहेगा और पांचवा वर्ण रहेगा प्रत्येक का। ठीक है, प्रत्येक का पहला, तीसरा और पांचवा रहेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस या, रा, ला, वाह, है ना। अब ये सारे मुझे डिस्कस कराने की आवश्यकता नहीं है, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको ये डिस्कस करा रखे हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे का वर्ग को मैं बता देता हूँ, का वर्ग में क्या आते हैं? का, खा, गा, घ, अंगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा का आ जाएगा, प्लस गा आ जाएगा और प्लस अंगा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अल्प प्राण की बात हो रही है तो का और गा हो गया। ठीक है, और या, रा, ला, वा, तो इसका ए आंसर ही सही हो जाएगा, का, गा और रा। ठीक है, तो ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। महाप्राण में क्या आता है? महाप्राण में दूसरा वर्ण आ जाएगा, चौथा वर्ण आ जाएगा और साथ साथ में क्या, संघर्षी व्यंजन आ जाते हैं, शा, 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 हा। तो ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, राष्ट्रीय शब्द में
प्रयुक्त प्रत्यय है, राष्ट्रीय है ना, तो आपको समझ में आ रहा होगा इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है ना। अब ई में भी आपको मात्रा पता होना चाहिए, जो बड़ा ई है ये वाला ई यहाँ पर लगा हुआ है, राष्ट्रधन ई राष्ट्रीय हो जाएगा, ठीक है। तो जो शब्दांश किसी मूल शब्द के पीछे या फिर अंत में जुड़ करके है ना नए शब्द का निर्माण करते हैं या फिर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय, है ना। प्रत्यय बाद में लगते हैं आपको पता है, और उपसर्ग पहले लगते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अंतर आपको पता होगा, ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा। तो चलिए अगला है चतुरानन, ठीक है। चतुरानन का पर्यायवाची शब्द होगा, ठीक है। तो आपको पता ही होगा जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा इनको ही चतुरानन कहा जाता है, ठीक है। तो चतुरानन का पर्यायवाची ब्रह्मा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इनके क्या हैं पर्यायवाची हैं, जैसे कि प्रजाधिप है ना, प्रजाधिप एक इनका पर्यायवाची है। इसके अलावा अंज एक इनका पर्यायवाची है। इसके अलावा विधि एक इनका पर्यायवाची है। इसके अलावा विधाता है ना, विधाता भी इनको हम बोलते हैं। इसी प्रकार से निर्माता हम इनको बोलते हैं, निर्माता। एक प्रजापति भी इनको हम बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इनके पर्यायवाची हैं। एक धाता भी इनको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, इनके पर्यायवाची हैं। इसी प्रकार से इंद्र के पर्यायवाची की बात करें तो क्या क्या हो जाएंगे, आप लिख सकते हो सुरेश हो गया, सुरेंद्र हो गया, सुरपति, देवेंद्र, देवेश, है ना। विष्णु की यदि हम बात करें तो हरि, श्रीपति, लक्ष्मीपति, चतुर्भुज, रमापति, है ना। देवता की यदि हम बात करें तो सुर, अमर, इसके अलावा देव, निर्जर, है ना। और ये सब क्या हो जाएंगे, ये देवता के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। तो पर्यायवाची विलोम से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये ध्यान से आपको याद करने हैं। अगला देख लेते हैं, चा वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण होता है ना। जो चा वर्ग होता है स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत, ये कौन सा होता है, तो चा वर्ग के अंतर्गत आपको पता ही होगा कि तालव्य होते हैं, तालु, है ना। जब इनको आप प्रोनाउंस करोगे तो आपकी जीभ तालु को टच करेगी, है ना। कौन कौन से आते हैं इसके अंतर्गत, चा हो गया, छा हो गया, जा हो गया, झा हो गया और इया हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब तालव्य के अंतर्गत, ये इया है ना, ये इया है, तो तालव्य के अंतर्गत आते हैं, आपको याद रखना है। इसको जब प्रोनाउंस करोगे चा, छा, जा, झा, इया, तो आपकी जीभ जो है ये तालु को टच करेगी, है ना। टोटल 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं, है ना। 5 वर्ग होते हैं, हमने डिस्कस किया है, का, चा, टा, ता, पा, है ना। तो ये आपको याद रखना है। कंठव्य होते हैं, तालव्य होते हैं, मूर्धन्य होते हैं, दंतव्य होते हैं और हौष्ठ्य होते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया हुआ है। आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कार्य का तद्भव है, कार्य का तद्भव, ठीक है। तो कार्य का क्या होगा, काज हो जाएगा, है ना, सिंपल सा है। तत्सम तद्भव आपको पता ही होगा, ठीक है। खासतौर पर जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं उनको हम तत्सम बोलते हैं, और जो हिंदी भाषा में हम शब्द प्रयोग करते हैं उनको तद्भव बोलते हैं, है ना। आगे बात कर लेते हैं, निम्न विकल्पों में विलोम का चयन करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है, ठीक है। ईश्वर व्यक्त भी है और डैश भी सगुण है और निर्गुण भी, ठीक है। तो व्यक्त है और अव्यक्त है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अव्यक्त, ठीक है। तो व्यक्त का जो विलोम होता है ये क्या होता है, अव्यक्त होता है, तो इसका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, शांत रस की उत्पत्ति कब होती है ना। रस आपने पढ़े होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो जब संसार से वैराग्य हो जाए, है ना, तो उस समय शांत रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। देखिए यह रस तब आता है जब मनुष्य संसार से वैराग्य धारण कर मोह माया को त्याग देता है, ठीक है, और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करता है। शांत रस के स्थायी भाव की बात करें तो इसका स्थायी भाव क्या है, निर्वेद है। क्या है, निर्वेद, ठीक है। स्थायी भाव से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, स्थायी भाव, ठीक है। तो जब भी संसार से वैराग्य हो जाए, मोह माया त्याग करने का मन हो, उस समय कौन सा रस आता है, शांत रस आता है, आपको याद रखना है ना। इसका मतलब उदासीनता होता है, उदासीनता, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, जगण का सही सूत्र क्या है ना। अब यदि आपने छंद पढ़े होंगे, ठीक है, छंद यदि पढ़े होंगे तो आपने वहाँ पर गण के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, है ना। कमेंट बॉक्स में बताइए कि गणों की संख्या कितनी होती है ना, इसका आंसर आपको ज़रूर देना है। अब देखिए जो गण होते हैं बच्चों, कौन कौन से गण होते हैं, तो इसके लिए एक सूत्र मैं पढ़ाता हूँ, यदि आपने मुझसे पढ़ा है तो, यमाता, ठीक है, राज, भान, सलगा, ठीक है, सलगा, यमाता, राज, ये भा है, भान, सलगा, ठीक है। अब इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आप सारे जो गण हैं वो निकाल सकते हो। अब यहाँ पर क्या है, जगण है, ठीक है। तो जगण कहाँ पर है,
है ना, यहाँ पर जा, है ना, यहाँ पर जा आप पकड़ोगे तो यहाँ पर एक आ जाएगा, दो आ जाएगा और एक आ जाएगा। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, 1 2 1, है ना। इसको निकालते कैसे हैं थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कि देखिए, एक होता है यगण, ठीक है, या से यगण, फिर माँ से होता है मगण, ठीक है, फिर ता है तीसरा तो इससे हो जाएगा तगण, ठीक है, फिर रा है तो इससे हो जाएगा रगण। क्लियर है। ऐसे ही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, रगण तक आ गए। फिर होता है यहाँ पर जगण, ठीक है, जगण के बाद होता है यहाँ पर भगण, ठीक है, फिर होता है यहाँ पर नगण और फिर होता है यहाँ पर सगण, ठीक है। तो ये 8 गण होते हैं, मैंने ही आपका आंसर दे दिया। टोटल गणों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है, ठीक है। अब इसको आप बनाते कैसे हैं, जैसे कि यगण है ना, तो इसका सूत्र कैसे होगा, यहाँ से आपको 3 आगे चलना है, तो 1 है यहाँ पर, यहाँ 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 2 2, ठीक है। मगण का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो ये 2 2 2 है ना। मतलब जो वर्ण है वहाँ से आपको आगे चलना है। तगण है तो यहाँ पर 2 है, 2 है और यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो तगण का क्या हो जाएगा, 2 2 1। इसी प्रकार से रगण है तो यहाँ पर 2 1 और यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 1 2 हो जाएगा। बाकी के फॉर्मूले आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि जगण का क्या होगा, भगण का क्या होगा, नगण का क्या होगा, सगण का क्या होगा। यदि आपने मुझसे हिंदी पढ़ी है तो बहुत अच्छे से मैंने ये सारी चीज़ें आपको समझाई हैं, ठीक है। तो देखिए, जगण की बात हो रही है तो जगण एक बार फिर देख लेते हैं। ये जा है यहाँ पर तो 1 2 और 1 है ना, यहाँ पर ये जगण हो जाएगा इस प्रकार से, है ना। लास्ट में सिर्फ ये लघु और गुरु के लिए यूज़ होते हैं, जो लगा वाला है ना, ये सिर्फ लघु और गुरु के लिए यूज़ होते हैं। तो इसका सही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 2 1, है ना। अब एग्जाम में और कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आएगा कि महेश में कौन सा गण है ना। मैं जगण का ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ। महेश में कौन सा गण है, तो इसमें 1 मात्रा है, 2 मात्रा है और 1 मात्रा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जगण हो जाएगा। मतलब महेश में कौन सा गण हो जाएगा, जगण हो जाएगा, ठीक है। ऐसा आपको याद रखना है। इसी प्रकार से आ जाएगा, मान लीजिए गणेश है ना, गणेश में कौन सा गण है, तो यहाँ पर भी 1 2 और 1 आ गया, है ना। तो इस प्रकार से हमें पहचानना है कि कौन सा गण है और ये पूरा इसका फॉर्मूला होता है। आई थिंक आपको पता होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न प्रश्न के शब्द युग्म के सही भेद का चयन कीजिए। एक लिखा है उपाधि और एक है उपाधि, बड़े की मात्रा है और यहाँ छोटे की मात्रा है ना। तो उपाधि के मतलब तो आपको पता होगा, है ना, जो पद होता है, ठीक है, उसको हम उपाधि बोलते हैं ना। किसी उपाधि से किसी को सम्मानित किया गया। और बड़ी उपाधि जो यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब होता है उपद्रव। तो इसका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो शब्द युग्म होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। अगला है, चढ़ाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा। चढ़ाना, है ना, तो चढ़ाना का भाववाचक संज्ञा क्या होगी, चढ़ाई, है ना। चढ़ाई इसकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, माथा ठोक लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो बदकिस्मती के कारण दुखी होना, है ना। माथा ठोक लेना मतलब बदकिस्मती के कारण। चलिए, अगला देख लेते हैं, अली मधुप मधुकर, ये जो शब्द दिए हुए हैं ये किसके पर्यायवाची हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो ये सब भौरा के क्या हैं, जो भौरा होता है, ठीक है, इसके ही पर्यायवाची हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, वर्णों के सार्थक समूह को क्या बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर वर्ण लिखा हुआ है, तो आपको पता ही होगा वर्णों का जो सार्थक समूह होता है इसको हम क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं ना। वर्णों से मिलकर के ही क्योंकि शब्द बनता है। जैसे कि राम एक शब्द है, तो ये कैसे बना है, रा आ, है ना, माँ और आ, है ना। मतलब ये रा और माँ 2 अक्षर मिले, है ना। और इसमें भी रा कैसे बना है, रा बड़ा आ माँ आ, है ना। तो ये वर्णों से मिलकर के क्या बना, ये एक शब्द बना। तो वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए, वाक्य क्या कहलाता है, तो 2 या 2 से अधिक पदों के का जो सार्थक समूह होता है, जिसका कोई अर्थ निकलता है, उसको हम वाक्य बोलते हैं। भाषा क्या होती है, तो भाषा वह साधन है जिसके थ्रू हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं, ठीक है। तो ये इनकी डेफिनेशन याद रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन आते हैं। यह वह ये वे सर्वनाम किस सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ऐसे शब्द जहाँ पर भी देखें तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इस पंक्ति में कौन सा छंद है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 चरण दिए हुए हैं, तो इसमें हमें क्या बताना है, छंद बताना है, ठीक है। तो चलिए काउंट करते हैं। यहाँ पर देखिए 2 हैं, 2 हैं, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, लघु हो, मतलब यहाँ पर लघु हो जाएगा, लघु हो जाएगा, लघु हो जाएगा, लघु हो जाएगा, है ना। यहाँ पर भी लघु हो जाएगा, लघु हो जाएगा और गुरु हो जाएगा। तो गिन लेते हैं, 2 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो कितनी मात्राएं हो गई? 16 मात्राएं हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर ये गुरु हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, लघु हो जाएगा, लघु हो जाएगा, लघु 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 गुरु। ठीक है, यहाँ पर भी लघु हो जाएगा, लघु हो जाएगा, लघु हो जाएगा और लघु हो जाएगा। तो 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। यहाँ पर भी 16 मात्राएं। तो यहाँ पर भी आप काउंट करेंगे 16 ही होंगी और यहाँ पर भी 16 ही होंगी। तो इसके ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? चौपाई के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। चौपाई में प्रत्येक चरणों में 16 मात्राएं होती हैं, आपको पता होगा, है ना। और लास्ट में आप देखोगे 2 लघु या फिर 2 गुरु हमें देखने को मिलेंगे। तो ये चौपाई का एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है। अगला डिस्कस कर लेते हैं। रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे, दरस परस निह श्रेयस पावे, उद्धारक चाहे तो आवे, यही रहे तो आवे। ठीक है, किस रस का उदाहरण है? ठीक है, तो यहाँ पर आपको पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि ये एक प्रकार से वियोग की बात हो रही है, तो इसके अंतर्गत वियोग श्रृंगार हो जाएगा। ठीक है, आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या होता है? नायक नायिका के विरह मतलब बिछड़ने का वर्णन किया जाता है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, प्रतिदिन में कौन सा समास है ना। तो मैंने आपको कई बार पढ़ाया है, यथा, प्रति, आ, इस प्रकार के जहाँ पर आपको शब्द दिख जाते हैं तो ये अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दंडी के अनुसार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं अलंकार। ठीक है, यदि आपने मुझसे हिंदी पढ़ी है तो ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ाता हूँ। ऐसे कुछ जो अलग अलग हिंदी के विद्वान हैं उन्होंने जो अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं या फिर डेफिनेशंस दी हैं, तो ये मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो ये जो डेफिनेशन है दंडी के द्वारा दी है और ये अलंकार के अंतर्गत आती है ना। अलंकार के बारे में उन्होंने ये सेंटेंस कहा है, आपको याद रखना है। इसके अलावा आचार्य वामन जो है ना, आचार्य वामन जो है, इन्होंने क्या बोला है? तो इन्होंने अलंकार की डेफिनेशन कुछ ऐसे दी है कि जो किसी वस्तु को अलंकृत करे, है ना, जो किसी वस्तु को अलंकृत करे उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम अलंकार बोलते हैं। इसके अलावा काव्य में अलंकार संप्रदाय के जो जन्मदाता हैं वो कौन है? तो वो भामह कहे जाते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, और इसका वर्गीकरण किसने किया है? तो वर्गीकरण वामन के द्वारा किया गया है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है, विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो जो विशेष्य की विशेषता बताते हैं ये शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। अब ये विशेष्य क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जैसे कि बहुत सुंदर लड़की। ठीक है, तो इसमें आप यदि देखेंगे विशेष्य कौन है, तो विशेष्य क्या है? ये लड़की जो है ये क्या है? ये विशेष्य है ना। अब विशेष्य क्या होता है? तो देखिए, जो संज्ञा सर्वनाम की जगह शब्द यूज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? विशेष्य बोलते हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर यदि देखेंगे तो विशेषण क्या है? सुंदरता, है ना। जो सुंदर लड़की है ये इसकी क्या है? विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो सुंदरता या सुंदरी क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, लड़की विशेष्य हो जाएगी। तो दोस्तों ये हमने आज 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ डिस्कस किए हैं। ठीक है, आई थिंक आपको एमसीक्यूज़ पसंद आए होंगे। कोशिश की है मैंने मैक्सिमम टॉपिक हम यहाँ पर कवर करें हैं ना, और आगे अन्य बहुत सारे लेक्चर्स भी आने वाले हैं जिसमें हर एक टॉपिक आपका यहाँ पर कवर होगा। ठीक है, तो आप हमारा सामान्य हिंदी का कोर्स अवेल कर सकते हैं यदि आप मुझसे हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करेंगे और आप हमारी यूट्यूब की इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको एक कूपन कोड दूंगा और उस कूपन कोड के थ्रू मात्र 199 रुपीज़ में आपको ये मेरा पूरा कोर्स मिलने वाला है। इसकी जो प्राइस है 499 रुपीज़ है, जो आपको मात्र 199 रुपीज़ में मिलेगा। इसके लिए आपको करना क्या है, मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है। ठीक है, और बताना है कि मैं आपकी सीरीज़ फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं आपको एक कूपन कोड दूंगा और उससे ये कोर्स आपको मात्र 199 रुपीज़ में मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।